जैव विविधता एवं संकटापन्न जातियाँ। पर्यावरण में प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों की वजह से विभिन्न जातियों पर संकट उत्पन्न होते रहते हैं और इनमें से संख्या कम होती जाती है। पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में गिरावट आई है। वर्ष 2003 में पैराग्रीन फंड नामक एक गैर सरकारी संस्था है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो हैं वैज्ञानिक ने पाकिस्तान में इसके लिए उत्तरदायी कारकों को खोज लिया है। डाइक्लोफेनेक सोडियम एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका प्रयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में बुखार के इलाज में किया जाता है। दरअसल जब डाइक्लोफेनेक सोडियम के उपयोग के दौरान पशु मर जाता है तो उसी मरे हुए पशु का मांस गिद्ध एक बार भी खा लेता है तो 30 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस दवा के कुप्रभाव का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों के भीतर भारत, नेपाल और पाकिस्तान में 8.50 करोड़ गिद्धों की मौत हो चुकी है। उसके बाद में लिखा है मॉरिशस में टम्बला कोक, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से जाना जाता है, डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण प्रजनन में असफल रहा। क्या लिखा है भाई? लिखा है जिसकी वजह से यह भी लगभग विलुप्त हो रहा है। कौन सा? डोडो पक्षी। वस्तुतः इसके बीज डोडो पक्षी का मुख्य भोजन थे। एक डोडो वृक्ष था और ये मॉरिशस में था, तो इस वजह से डोडो पक्षी का मुख्य भोजन था इसके बीज, और उसकी विष्ठा के साथ बाहर निकलकर भूमि में अंकुरित होते थे। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है जो बांग्लादेश, चीन, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में पाई जाती है। इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। डुगोंग क्या है? डुगोंग एक समुद्री स्तनधारी है जो विलोपन के कगार पर है। यह एक शाकाहारी स्तनधारी है और घास खाने की इसकी आदत के कारण इसे समुद्री गाय कहा जाता है। यह पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारत में इसकी सबसे बड़ी संख्या भारत एवं श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी एवं पाक की खाड़ी के बीच निवास करती है। कच्छ की खाड़ी, सौराष्ट्र तट तथा अंडमान निकोबार द्वीप में इसकी उपस्थिति देखी जाती है। डुगोंग को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण प्रदान दिया गया है। कच्छ का रण भारतीय वन्य गधों के लिए गधे का प्राकृतिक आवास है। इस क्षेत्र में कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास क्षेत्र लिखा है सीमित होते जाने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कहता है आपसे कुछ और चीज़ें लिखी हैं। प्लांट्स के बारे में लिखा है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा मूलतः मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका एवं कैरेबियन क्षेत्र का एक छोटा पौधा है। यह झाड़ी है। यह कहता है कि यह पौधा भारत में 19वीं शताब्दी में लाया गया। इस पौधे को तमिल में सीमई करुवेलम तथा हिंदी में विलायती बबूल कहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह पौधा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। विशेषज्ञों का कहना है इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं। यह भूजल को बड़े पैमाने पर सोख रहा है और यह पौधा न केवल मिट्टी से जल सोखता है बल्कि आसपास के क्षेत्र में जलवायु की नमी को भी खत्म कर देता है। जिससे क्या होता है, जिससे इसके निकट दूसरा पौधा ठीक से पनप नहीं पाता है। यह वायुमंडल में विभिन्न जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन करता है। ये सब कुछ लिखा है। फिर लिखा है सिंगपुच्छी वानर दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट में पाया जाता है। 1952 में चीता को भारत से बिल्कुल विलुप्त कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद में लिखा है ये सब कुछ है। और हाँ, उल्लेखनीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने चीतों को नामीबिया के जंगलों से लाकर मध्य प्रदेश के अभयारण्य में बसाने की योजना बनाई थी। समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर दुर्लभ हिम तेंदुआ पाया जाता है। काली गर्दन वाले सारस जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी है। उड़ने वाली गिलहरी भारत के साथ रूस, चीन, जापान, यूरोप,
अफ्रीका उत्तरी अमेरिका के अनेक भागों में पाई जाती है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः उड़न गिलहरी देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा भाई, चलो देखने चलते हैं। कि लिखा है श्रा और टैपीर विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं। रैकून जैसा दिखाई देने वाला रेड पांडा फायर कैट के नाम से भी जाना जाता है। यह वृक्षों पर रहने वाला एक स्तनधारी है। इसका जूलॉजिकल नाम एलुरस फल्गेंस है। अच्छा, ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन पे ही चलते हैं। कुछ और लिखा है, तो अभी पढ़ चुके थे डुगोंग के बारे में, ये अच्छा ये ऊपर का था। इसके बाद में यहाँ पे चलते हैं। लिखा है, ये क्या लिखा है भाई, अच्छा लिखा है सेंटर ऑफ फॉनल डाइवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर प्रदर्शित सूची के अनुसार कुछ दिए गए जानवरों की खतरे की स्थिति निम्नानुसार। सुनहरे लंगूर हैं, वे लुप्त प्राय हो चुके हैं। और क्या कहता है, हुलाक गिब्बन विलुप्त हो चुके हैं। एशियाई जंगली कुत्ते विलुप्त प्राय हैं। अच्छा, फिर लिखा मरुस्थली बिल्ली कम खतरे में है। अच्छा, IUCN का ही डाटा है ये सब कुछ। चलिए अब चलते हैं। कहता है कि कौन सा ड्रग है गिद्धों की समविष्ट में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो ये डाइक्लोफेनेक सोडियम, अभी जस्ट पढ़ा था। 30 दिन के अंदर डेथ हो जाती है अगर कोई इसका मांस खा लेता है, मतलब गिद्ध मांस खा लेता है। चलिए उसके बाद में कहता है भारत में गिद्धों की तेज़ी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है। तो यही है डाइक्लोफेनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग। अगला कहता है कि पशुओं को दिया जाने वाला दर्द निवारक भारत में गिद्धों के विलुप्त होने के लिए, ये जस्ट वही आंसर है डी वाला। ठीक है, गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। तो जानवरों को दर्द निवारक दवा देना, सी वाला ऑप्शन सही है। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में और आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार भी ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी कौन है। तो गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, बी वाला ऑप्शन सही है। अच्छा, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही, डोडो, इसी वजह से डोडो पक्षी विलुप्त हो गया। अरे यार, अब कहाँ चला गया, कहाँ ढूंढें, 1 मिनट रुकना, थोड़ा 1 मिनट थोड़ा रोक लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है, क्या लिखा गया है अभी, हाँ ये तो अभी जस्ट पढ़ा था। मॉरिशस में टम्बला कोक, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल यानी फ्लाइंग फॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है। चमगादड़ को जाना जाता है। उड्डयन वल्गुल या फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसे ही कहते हैं ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है। डुगोंग नामक एक जो आपका समुद्री जीव है जो विलोपन की कगार पर है, वो क्या है, उसका नाम है स्तनधारी मैमल है। ठीक है, एक समुद्री गाय जिसे कहते हैं। भारत में पाए जाने वाले समुद्री गाय के रूप में यानी डुगोंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो एक समुद्री डुगोंग क्या है, यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में कहता है कि यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया, सही है। तो 1 और 3 वाला सही है, बाकी गलत है। तो ठीक है, उसके बाद में क्या है, बलुई और लवड़ी क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई भी परपक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में। यह पशु कौन सा हो सकता है। तो जस्ट अभी पढ़ा था भाई, भारतीय वन्य गधा। तो ये कहाँ पे, कच्छ के रण में पाया जाता है। कोई भी परपक्षी नहीं है, आवासीय क्षेत्र सीमित होने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। क्या लिखा है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक एक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लिखित है। तो ये जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने में लगता है। जैसे नहीं अभी पढ़ा था कि पानी सोख लेता है, जड़ें नीचे तक जाती हैं, आसपास की वनस्पतियों को भी सुखा देती है। अच्छा, ये जस्ट ये सब कुछ इसी में लिखा है। कहता क्या है कि इनमें से सिंह पुच्छी वानर
जैसे मकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है कहाँ पर, तो ये पाया जाता है तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, ये लिखा है, ये तो अभी जस्ट इसमें लिखा है। चलिए अब कहता है कि निम्नलिखित भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं कौन, तो पाए जाते हैं काली गर्दन वाले सारस पाए जाते हैं, और क्या, चीता तो भाई बाहर से लाए गए हैं अभी। तो उसके बाद उड़न गिलहरी जो कंदली है वो पाई जाती है, हिम तेंदुआ पाया जाता है। तो ये पाए जाते हैं अपने यहाँ पे। 1900 चीता के बारे में देख लेते हैं। 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किए गए एक सर्वेक्षण में इस बात की पुष्टि हुई है कि हिम तेंदुआ भारत में उपस्थित हैं। काली गर्दन वाला सारस एवं जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी है काली गर्दन वाला सारस। बाकी सरसैया जो है, यही जो सारस है, तो ये अपने यूपी का भी है। उड़ने वाली गिलहरी भारत के साथ ही रूस, चीन, जापान एवं यूरोप, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका के अनेक भागों में पाई जाती है। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बॉरबिट, ग्रे चिंड, मिनीवेट और वाइट थ्रोटेड रेड स्टार क्या है, तो एक पक्षी है। अरे इतना बड़ा नाम है, ओ बाप रे, पक्षी है, ठीक है, क्या नाम है, पक्षी है। अच्छा ठीक है भाई, पक्षी है, अच्छी बात है। थोड़ा 1 मिनट रुकना, सही कर लेते हैं इसको। अगला कहता है कि, हाँ देखो भाई, अगला कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। अच्छा, मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्रों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। कौन सा कथन सही है, तो भैया आपका केवल एक कथन सही है, ठीक है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा, डिटेल से देखते हैं भाई क्या है इसमें। 1 मिनट, थोड़ा माइक सही कर लें भाई, माइक नहीं सही हो रही है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अंडमान और निकोबार के समुद्री जीव जंतु में डुगोंग, डॉल्फिन, व्हेल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, लवण जल मगर, अच्छा ये नाम है इसका, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत पाए जाते हैं। श्रू एवं टैपीर विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं। अच्छा, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में पाए जाते हैं। तो केवल 2 कथन सही है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। ऊपर उसने क्या लिखा, ऊपर लिखा था उसने कि उन्होंने लिखा है कि केवल पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, ऐसा नहीं है, ये पाया जाता है आपका कहाँ पर, तो ये पाया जाता है कहाँ पर भाई, उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो रेड पांडा के बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ा, क्या लिखा है। रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल और क्या लिखा है, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में स्लो लोरिस मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये वाला आपका कथन सही है, ठीक है। कहता है क्या है, आप देखो, जस्ट ये नहीं उसमें पढ़ा था, जस्ट वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट किया गया। कहता है सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय, मरुस्थली बिल्ली विलुप्त प्राय, हुला गिब्बन विलुप्त प्राय, एशियाई जंगली कुत्ते असुरक्षित। तो भैया देखते हैं इसमें कहता है IUCN रेड लिस्ट की नवीनतम सूची में मरुस्थलीय बिल्ली के नाम से कोई भी जानवर
सूचीबद्ध नहीं है। चीनी मरुस्थलीय बिल्ली सूची में शामिल है, जिसे सुभेद्य वनरेबल श्रेणी में शामिल किया गया है। एशियाई जंगली कुत्ते विलुप्त प्राय श्रेणी में है। इस प्रकार विकल्प बी और विकल्प डी दोनों सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बाद में इसे प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। अच्छा, चलिए भाई अगला चलते हैं। अगला है रामसर सम्मेलन। क्या नाम है इसका? रामसर सम्मेलन इसका नाम है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो जैव विविधता प्राकृतिक पृथ्वी पर जल एवं थल दोनों जगह पर पाई जाती है। आर्द्र भूमियाँ भी जैव विविधता का बड़ा संग्रहकार हैं। आर्द्र भूक्षेत्र जलीय तथा शुष्क मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच स्थित होता है। मतलब क्या? जलीय और शुष्क दोनों की बात करता है। आर्द्र भूक्षेत्र प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के लिए विशाल स्पंज है। ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटाकर जल को शुद्ध कर देते हैं। बाढ़ के दौरान नम भूमियाँ पानी में मौजूद तलछट और पोषक तत्वों को अपने में समा लेती हैं, सीधे नदी में जाने से रोकती हैं। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में स्थित एक नगर है। 2 फरवरी 1971 में यहीं पर हुई बैठक के बाद कन्वेंशन की नींव पड़ी और 1975 में यह पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। इसके बाद में रामसर में हुई बैठक के कारण इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस कन्वेंशन को 1 फरवरी 1982 में लागू किया गया। वर्तमान में फरवरी 22 में विश्व भर में रामसर स्थलों की कुल संख्या 2439 है। रामसर स्थलों के अंतर्गत कुल इतने हेक्टेयर का क्षेत्र आच्छादित है। उल्लेखित है कि यूनाइटेड किंगडम के सर्वाधिक 175 रामसर स्थल सूची में शामिल है। मैक्सिको में 142 शामिल है। रामसर सचिवालय का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। आर्द्र भूमि दिवस कितने 2 फरवरी को मनाया जाता है? फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हस्ताक्षरित आर्द्र भूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को मनाया जाता है। 2018 में ये थीम था फिलहाल। तो 23 का थीम फिलहाल इसमें पता नहीं लिखा है कि नहीं, तो उसमें देखना पड़ेगा भाई। उसके बाद में रामसर सूची लिखा है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में अभी तक शामिल हैं कितने? 49 स्थल शामिल हैं। और तो ये अष्टमुडी आर्द्र भूमि केरल में है। भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में। भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश। चंद्रताल आपका हिमाचल प्रदेश। चिल्का लेक उड़ीसा। दीपोर बिल असम में स्थित है। अच्छा, ऐसे करके ये सब कुछ लिखें। तो इनको एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा है कलकत्ता आर्द्र भूमि तो पश्चिम बंगाल। हरिके झील पंजाब। होकेरा आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर। कांजली पंजाब। केवलादेव राजस्थान। कोलेरू आंध्र प्रदेश। लोकटक मणिपुर। नल सरोवर गुजरात। वन्यजीव पक्षी अभयारण्य तो तमिलनाडु। पौंग बांध हिमाचल प्रदेश। रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश। रोपड़ पंजाब। रुद्रसागर झील त्रिपुरा। सांबर लेक राजस्थान। सारथाम झील केरल में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। सुरिनसर मानसर झील जम्मू कश्मीर। सो मोरिरी जम्मू कश्मीर। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश। वेम्बनाथ कोल केरल में। उलर लेक जम्मू कश्मीर। केशोपुर मियानी पंजाब। ब्यास कंजर्वेशन पंजाब। नागल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब। नंदूर मधमेश्वर महाराष्ट्र। नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश। पार्वती अरंगा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश। समसपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश। सरवई नावर झील उत्तर प्रदेश। सांडी पक्षी विहार समान पक्षी विहार ये सब उत्तर प्रदेश। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड। काबरताल बिहार। उसके बाद में कुछ और इधर भी हैं स्थल। कौन सी? लोनार लेक महाराष्ट्र। सुर सरोवर उत्तर प्रदेश। तसोकार आर्द्र भूमि लद्दाख। वधवाना गुजरात। थोल झील गुजरात। भिंडवास हरियाणा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा। हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश। बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश। खिजड़िया वन्यजीव गुजरात।
मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड उन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची में उन आर्द्रभूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया है या हो रहा है या होने की संभावना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? नम भूमि से संबंधित है। उसके बाद रामसर सम्मेलन संबंधित है तो आर्द्रभूमि के संरक्षण से। ये तो थ्योरी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बिहार का प्रथम रामसर सम्मेलन, रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। बेगूसराय जिसका नाम है काबरताल आर्द्रभूमि। ठीक है, काबरताल। वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं। अच्छा, ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि तो ये है गुजरात, गुजरात में। ठीक है, दूसरा आंध्र प्रदेश में। फिर कहता है रामसर सम्मेलन का दर्जा दिया गया, चिल्का लेक भी है और लोकटक भी, उलर लेक और उसके बाद में केवलादेव ये भी है, इसको भी रखा गया है। केवलादेव कहाँ है? तो केवलादेव है आपका राजस्थान में। हाँ, ठीक है। उसके बाद में आपका चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है, रामसर स्थल है तो ये है सुंदरवन शामिल किया गया है। भोज आर्द्रभूमि स्थल ये भी शामिल है, तो ये दोनों शामिल हैं। गोदावरी कृष्णा डेल्टा नहीं है। उसके बाद में यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इसका क्या अभिप्राय माना जाता है? तो इसका अभिप्राय ये माना जाता है कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होने की संभावना है। ए वाला ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा है? पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि बरसाती जमीन किस हेतु उपयोगी है? आर्द्रभूमि जो है तो पहला है पोषक पुनरावृत्त प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु उपयुक्त सभी, ये सब कुछ है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की आर्द्रभूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं भाई विचार, बिल्कुल बात है। कहता है कि आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक है। सही बात है। भारत में तटीय आर्द्रभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्रभूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है, ये गलत है। तो यानी कथन एक ही आपका सही है। ठीक है, रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के, इसमें भी कुछ कथन टाइप का है, बहुत बड़ा है कथन। अच्छा, कहता है कि रामसर सभी आर्द्रभूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए आदेशात्मक है। नहीं, ऐसा नहीं, आदेशात्मक नहीं है। आर्द्रभूमि संरक्षण 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। नहीं, आर्द्रभूमि संरक्षण नियम 2010 आर्द्रभूमि के अपवाह क्षेत्र एवं जल ग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करने हैं तो जैसा प्राधिकार किया गया, तो ये 3 वाला ही केवल सही, केवल 3 बस। उसके बाद में अगला क्या है क्वेश्चन? ये अच्छा उसी का एक्सप्लेन किया गया है, इतना सारा सब कुछ। यह 2010 में क्या था? दायरे में आर्द्रभूमियों का प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले क्षेत्रों या यथापवाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्र जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा तो शामिल किया गया कथन 3। आप देखते हैं विभिन्न अधिनियम एवं करार। अच्छा, कहता है जैव विविधता के संरक्षण हेतु समय समय पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिनियम एवं करार किए जाते हैं। उनमें से प्रमुख हैं भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई। इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। पादप आनुवंशिकी संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि जैव विविधता पर अभिसमय के साथ समन्वय में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये सब कुछ किया गया भाई। उसके बाद में क्या है? हाँ, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी है जो पक्षियों, उनके आवासों, वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु कार्यरत हैं। 121 इसमें भागीदार हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना ब्रिटिश पर्यावरणविद
नॉर्मन मॉयर्स द्वारा दी गई थी। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर में हुई थी। कब हुई? 2004 में। भारत ने जैव विविधता सुरक्षा संधि को जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर 23 जनवरी 2001 को किया था। अच्छा, ठीक है भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन पे ही चलें क्या। ये क्या लिखा है? ट्रैफिक एक मिशन या सुनिश्चित करना है कि वन्य पादप जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा नहीं हो। ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई। WWF और IUCN का रणनीतिक गठबंधन है। UNEP के अंतर्गत एक ब्यूरो नहीं है। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना चेन्नई के तमिलनाडु में की है, जिसका उद्देश्य से ये सब कुछ लिखा गया। चलो यहाँ पर देखते हैं। भारत सरकार द्वारा भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया दिसंबर 2002 में किया गया। अच्छा, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2002 में पारित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 2003 चेन्नई में की गई। अच्छा, हेडक्वार्टर चेन्नई में। जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? तो NBA जैव चोरी को रोकता है और देसी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। फिर तीसरा वाला जो सही है, कहता है NBA की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये सब कुछ लिखा है। अगला क्या है क्वेश्चन है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बर्ड लाइफ संगठन के बारे में क्या है? तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संगठन जो संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी है जो पक्षियों, उनके आवासों, वैश्विक जैविक विविधता को संरक्षित करने हेतु कार्यरत है। यह संस्था महत्वपूर्ण पक्षियों एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में स्थलों की पहचान करती है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या लिखा है? इसमें 1 और 3 सही है क्या? यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी, ये सही बात है। या जैव विविधता हॉटस्पॉट के संकलन संगठन से शुरू हुई नहीं भाई, ठीक है। यह महत्वपूर्ण पक्षियों एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। 3 वाला सही है। कहता है कौन सा कथन एक सही है? एक कथन सही है। तो भैया इसमें से जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूपांतरण जीवों से संबंध रखता है, तो सी वाला आपका सही है। ट्रैफिक के बारे में पूछा जा रहा है। कहता है कि वाणिज्य में प्राणी जात एवं वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा एंड इन कॉमर्स के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नहीं भाई, ये WWF और IUCN की संयुक्त पहल है। ऐसे तो है, ठीक तो है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। ट्रैफिक एक मिशन है, यह सुनिश्चित करता है कि निम्न वन्य पादपों एवं जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। तो केवल बी वाला सही है। इसका तो हमने पूरा पढ़ा था ट्रैफिक के बारे में, ठीक है। ट्रैफिक क्या है ये सब कुछ पढ़ा था। चलिए अगला कहता है भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है। उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया है और कहता है इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए।
इसका भाई आंसर है, देख लो सीधे। कहता है इन सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र एवं उपागम से संरक्षण किया जाए, साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। ओ भाई, अच्छा। कहता है खाद्य एवं कृषि उत्पाद वाणिज्यिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। अच्छा। मरुभवन का सामना करने हेतु तो संयुक्त राष्ट्र अभिसमय विश्व विरासत अभिसमय तो जैव विविधता से संबंधित है, तो सही भी सही है। अच्छा, अब कहता है कि अच्छा, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ में मिलकर के एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में की है। तो चलिए अब करते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैव विविधता एवं संयुक्त राष्ट्र व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, तो यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन पे ही चलेंगे सीधे। तो एक मिनट देखिए भाई, थोड़ा थोड़ा इसमें देख लेते हैं। जैसे कहता है कि जैव विविधता के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ समय समय पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन करता रहता है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन नगोया जापान में 2010 में आयोजित किया गया। अच्छा, अब चलते हैं सीधे आपका, हाँ इधर कहीं लिखा होगा, ये है, हाँ इस पे चलते हैं। अनरेड क्या है? तो ये है रिड्यूसिंग एमिसिंग। अच्छा, इसकी थीम है यार, थीम छोड़ो, थीम तो करंट की पूछी जाएगी। अच्छा, पारितंत्र एवं ये सब कुछ लिखा है। इसके बाद में टीप क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है, TEEB। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टेशिना प्रोटोकॉल है, 2001 में हस्ताक्षर किए गए थे सभी देशों के द्वारा। वेटलैंड्स इंटरनेशनल क्या है? एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु क्या करता है? कार्यरत है। ठीक है, अच्छा। और अच्छा, क्वेश्चन ही आ गया। चलो भाई क्वेश्चन ही कर लेते हैं। कहता है जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी कार्टेशिना प्रोटोकॉल क्या है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है। ये क्या है भैया? कार्टेशिना प्रोटोकॉल पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पहल है। अच्छा, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यान्वित करता है इसे। अच्छा, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन कहाँ पे? नगोया में किया गया। अच्छा, अब चलते हैं इस पे। अनरेड क्या है? तो ये तो अभी पढ़ना चाहिए था इसको। चलिए ठीक है, इसमें फिलहाल सभी सही है तो ठीक है। अनरेड क्या है? प्रोग्राम की समुचित कल्पना प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं जैव विविधता का संरक्षण करने में, जैव पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में, गरीबी कम करने में। तो सभी सही है कथन। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला देखो क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है? हाँ, इसके बारे में तो पढ़ा था, टीप के बारे में। यह एक पहल है जिसकी मेज़बानी UNEP IMF विश्व आर्थिक मंच करते हैं। नहीं भाई, ये नहीं करते हैं। यह एक विश्वव्यापी पहल है तो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निर्देशन एवं अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। तो यही वाला सही है, तो 2 और 3 सही है, ये वाला गलत है। क्या लिखा है? विश्वव्यापी पहल है और क्या है भाई? विविधता एवं पारितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने में है, ये सब कुछ लिखा है भाई। वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में
कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। कहता है कि रामसर, ऐसा कुछ नहीं, रामसर अभिसमय के हस्ताक्षर के देशों द्वारा बनाया गया था, एक अंतर सरकारी संगठन है नहीं। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यावहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों तथा हेतु पर पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। सही है भाई। वेटलैंड्स इंटरनेशनल तो 2 वाला केवल सही है। चलो इसके बारे में थोड़ा देख ही लेते हैं। वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों में उनके संसाधनों को बनाने के रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। यह संगठन विभिन्न अनुसंधानों से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग एवं अन्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण में करता है। साथ ही यह संगठन को अतिरिक्त साधनों को विकसित करने तथा और अधिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। चलिए अगला कहता है जैव विविधता विविध से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, यानी इसमें सब कुछ इसमें ले लिया गया है। चलिए चलते हैं भाई। विविध में क्या है? सीबक थोर्न लद्दाख की पहाड़ी पर पाया जाने वाला एक पेड़ है। अच्छा, पेड़ में विटामिन तथा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जा स्थिरता को उन्नत करने के लिए किया था। अरे भैया, चंगेज खान ने किया था। अच्छा, रूसी कॉस्मोनॉट ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए प्रयोग किया है। सीबक थोर्न भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है और क्या है, भारत के लद्दाख क्षेत्र, कुसुमसारी, लाहौर, काजा, तापो, हिमाचल प्रदेश, नाथुला, सिक्किम, उत्तराखंड में पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती, फल, जड़, कांटे सभी उपयोगी हैं, जिनका परंपरागत रूप से औषधि निर्माण, पोषण पूरकता, ईंधन, पर्यावरण आदि के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यह सहायक होता है। शीत मरुस्थल नियंत्रण हेतु यह एक आदर्श पौधा है। अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में उगने की क्षमता रखता है। अच्छा भाई, तब तो बहुत अच्छा है भाई। क्या नाम था इसका? सीबक थोर्न लद्दाख में मिलेगा भैया। अच्छा, गिलहरी, भालू, कुछ कीट-भक्षी चमगादड़ों को जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते तब वे शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, प्राणियों का ताप गिरकर आश्रय स्थल के ताप के बराबर हो जाता है। श्वसन मंद हो जाता है, उपापचय घटता है और वसा के सहारे जीवित रहते हैं। अच्छा, जो फैट जमा है उसी के सहारे। उल्लेखनीय है कि कृंतकगढ़ में गिलहरियाँ, छछूंदर, चूहे, मूषक आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं। अच्छा, सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया होता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। अच्छा, ठीक है। ये क्या लिखा है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, लिखा है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक वंदना शिवा की है। टैगावन क्या होते हैं? टैगावन 800 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। क्या लिखा है भाई? प्रेयरी टैगा, अच्छा इनका लिखा है, मात्रा लिखी है, प्रति वर्ष वाला सिस्टम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलें यार सीधे। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया कहाँ पाया जाता है? उत्तरी कैलिफोर्निया में। ठीक है, 115.5 मीटर तक होती है। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो व्यापक निच कर्मता नहीं है। बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निच
क्रमता, आनुवंशिक भिन्नता की कमी। तो ए वाला ऑप्शन सही है। व्यापक निष्ठ क्या होता है? किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये पूछा गया तभी उसमें लिखा था। सीबकथोर्न किसने चंगेज खान ने अपने सैनिकों के लिए यूज़ किया था? तो विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जावान के लिए किया था। और भैया थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लें। क्या हो नहीं पाएगा स्क्रीनशॉट? अच्छा, हो गया। तो क्या है, इसमें प्रचुर तत्व होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना के लिए किया था। ये सब कुछ लिखा है। पूछा जा रहा कहाँ पाया जाता? तो लद्दाख में। अच्छा, छोड़ो। उसके बाद में अगला क्या है, एक और क्वेश्चन बना है। ओ बाप रे। सीबकथोर्न खेती को प्रोत्साहित कर रही है भारत सरकार या मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है, मरुस्थलीकरण को रोकता है? बिल्कुल सही बात है। या बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है? नहीं, बायोडीजल का कहीं कुछ नहीं है इसमें पोषकीय मान होता है या उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। ठीक है। तो चौथा लिखा है जो इमारती लकड़ी, वो ऐसा नहीं कुछ भी इसमें। ठीक है, 1 और 3 सही है। अगला क्या कहता है? हाँ, 2 महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और दूसरी का है जिसका स्रोत उड़ीसा में है। समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम बनाती हैं जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूरी पर है। यह वन्य जीवन एवं जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। वह स्थल बताइए। भितरकनिका। ठीक है, भितरकनिका वन्य जीव अभयारण्य जैव विविधता से संबंधित सुरक्षित क्षेत्र है। अच्छा, चलिए भाई। अगला कहता है जंतुओं में शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है। तो भालू है, चमगादड़ है, कृंतक है, जो रोडेंट जिसे कहते हैं। तो इसका आपका कौन कौन है भैया? तो सी वाला ऑप्शन इसमें बोला गया है। सी वाला ऑप्शन में कौन कौन है? 1 2 3 तीनों है। ठीक है, तीनों है। अच्छा, कहता है ये अच्छा लिखा भी था, ये पढ़ा भी गया था। कौन कौन था? मूषक था, चूहे थे, चचुंदर थी, गिलहरियाँ थी, रोडेंट्स थे। अच्छा, विश्व पर्यावरण के जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो ये होता है आपका किसमें? तो ये होता है गहरे सागर में होता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को होती है। 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, जबकि कुछ देशों में 1993 से जैव विविधता दिवस 22 मई को। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी वंदना शिवा की बुक है, वंदना शिवा की। अगला टॉपिक है हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। पेज नंबर है 73 पे पूछे हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा बहुत इसमें क्या क्या है। तो देखो भाई, पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में पहुंचती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा में पराबैंगनी दृष्टिगोचर विकिरणें और अवरक्त विकिरणें होती हैं। इनमें नुकसानदायक पराबैंगनी विकिरणें अधिकतर ओजोन मंडल में अवशोषित हो जाती हैं। अच्छा, ओजोन मंडल में अवशोषित हो जाती हैं। ठीक है, जबकि दृष्टिगोचर और अवरक्त विकिरण पृथ्वी पर ऊष्मीय विकिरण के रूप में पहुंचती हैं। ऊष्मीय विकिरण पहले धरातल को गर्म करता है और फिर इसकी नमी से विकिरण संवहन और चालन द्वारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद पृथ्वी ठंडी होने लगती है। जब ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विसरित होती है तो लेकिन CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, अन्य ऊष्मारोधी गैसें इस ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं। शेष बची ऊष्मा को पुनः धरातल को वापस कर देती हैं, जिससे वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्र हो जाती है।
पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकसित होती है, जिसके लगभग 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेती। चलो भैया उसके आगे देखते हैं। भूमंडलीय तापन अथवा ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है यही सब जो घटना होती है। जोसेफ फोरियर ने सबसे पहले ग्रीन हाउस हरित गैस ग्रह गैसों की संकल्पना दी थी 1824 में। जोसेफ फोरियर, सही से ध्यान रखना। अच्छा, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। CO2 इसमें जिम्मेदार होता है। और कौन सी गैसें होती हैं, तो ये देखो सब कुछ लिखा है भाई, यानी फिगर से दिखाया गया। मतलब सौर किरण आएगी पृथ्वी पर और शोषण होगा उसका, फिर परावर्तित सौर किरण फिर बाहर जाता हुआ, ठीक है, ये सब कुछ लिखा है इसमें। अब देख लेते हैं कार्बन टेट्रा यानी CFC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, परंतु इनका योगदान कम है। अच्छा, तो जिसमें भाई ग्रीन हाउस प्रभाव एवं वैश्विक तापन के लिए अपेक्षित योगदान किसका किसका है, तो ये है जलवाष्प का 60%, CO2 का 26%, मीथेन का 4 से 9%, ओजोन फिर 3 से 7, नाइट्रस ऑक्साइड 1.5%, क्लोरोफ्लोरो 0.1 से 0.4%, ये है आपका। अच्छा, और इसमें क्या अच्छा है सबको लिखा है, ठीक है। चलिए प्रश्न कोश पे चलते हैं। प्रश्न कोश आपसे क्या कहता है, कहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, तो उसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए भाई, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। अच्छा, अगला क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ये सभी वही क्वेश्चन पूछे गए। जमा होने से पृथ्वी का तापमान गर्म हो जाना। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की, ये जोसेफ फोरियर ने दी। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, पर कब होती है, जब CO2 के कारण होती है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, तो ये हो जाता है CO2 और मीथेन। CO2 और मीथेन। अच्छा, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है ये सब कुछ लिखा है, ये पीछे भी बता चुके हैं। वैश्विक तापमान की वृद्धि के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, CO2। ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, जो ये जलवाष्प 60%। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली घटता हुआ क्रम, तो घटता हुआ क्रम बताइए भाई, सर्वाधिक तो CO2, फिर मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फिर CFC। तो CFC सबसे लास्ट में 0.11 करके लिखा था, तो ऐसा करके, तो डी ऑप्शन सही है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से घटक कौन है, CO2 है। CO2 मुख्य घटक कौन सा है, अच्छा इनमें ऐसा लिखा है जैसे CO2 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन, ओजोन, तो इनमें लिखा है एक से अधिक ऑप्शन, ऐसा ई वाला सही है। चलिए आगे, अगला है क्वेश्चन, कहाँ चला गया, उत्तरदायी नहीं है, तो आर्गन कहीं सुना नहीं, आर्गन नहीं है उत्तरदायी। वैश्विक तो ऊर्जा, अरे भाई जोड़ना पड़ेगा फिर। और क्या है, हरित गृह प्रभाव क्या है, वैश्विक तापमान में वृद्धि। कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में का योगदान नहीं करता है, तो अच्छा, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं करते हैं, बाकी मीथेन करता है, CO2 जलवाष्प करते हैं। प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाले ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। अच्छा, अगला कौन सा है, गैस जो धान के खेत में, मीथेन लगा दो इसमें, ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं, और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। अच्छा, हरित गृह गैस नहीं है, तो कहता है सल्फर डाइऑक्साइड,
मीथेन। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, बाकी तो है, मीथेन है, CO2 है। अच्छा, वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी कौन सी है? तो CO2 है, मीथेन है, सी वाला लगाओ सीधे। अच्छा, सार्वत्रिक तापन के लिए उत्तरदायी कौन सा है? मीथेन है, जलवाष्प CO2 है, सभी हैं। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं? CO2, मीथेन है। अच्छा, वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, CO2 मीथेन तो है। और कोई ऑप्शन दिया होगा भाई? प्रोपेन तो नहीं है, ठीक है, ओजोन तो है। हरित गृह गैस नहीं है, कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा, एक हरित गृह गैस नहीं है, कौन सी नहीं है इसमें? ऑक्सीजन नहीं है। कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है, मतलब N2O भी है, SO2 भी है, और क्या मीथेन भी है, CFC भी है। अच्छा, अगला देखते हैं। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में कौन सा परिवर्तन होता है? तो तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है? नहीं। वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है, वायु की गति बढ़ जाती है? यार इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, तभी इस देखो स्टार लगाया इन्होंने। तो अच्छा, क्या मतलब बाहर कर दिया इस क्वेश्चन को? दोनों उत्तर सही होंगे, B और D दोनों सही होंगे। B और D, आर्द्रता बढ़ जाती है और जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है। B और D नहीं, B और D वाला वायु की गति बढ़ जाती है और वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, ये सही होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण। तो इतना ही रखते हैं भाई।